हम वास्तविक संख्या पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जिसको हम लोग रियल नंबर भी कहते हैं। तो वास्तविक संख्या अध्याय का जो हम लोग पढ़ेंगे, इसमें मुख्य रूप से आपको सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अब एक साधारण सी बात है, अभाज्य गुणनखंड की जानकारी आप लोगों को पहले से ही वर्ग 6, 7, 8, 9, 10 से आपको दी जा चुकी है। आप लोगों को निश्चित रूप से पता होगा कि अभाज्य गुणनखंड, किसी भी संख्याओं का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हम लोग इस बातों पर ध्यान रखते हैं कि उस संख्या में जो भाग देना है वो छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए, और छोटी से छोटी संख्या चुनकर हम उसको मतलब भाग देने का प्रयास करेंगे जिससे वो पूर्ण रूप से कट जाए। अब है दूसरा, इसमें सवाल आपके सामने आएगा। अभाज्य संख्या के बाद आपको यहां पर जानना है HCF और LCM। HCF, तो HCF जिसे आप लोग बेसिक क्लास जो किए होंगे वर्ग 6, 7, 8 में, वहां पे आपको इसका नाम बताया गया होगा MO100, शॉर्टकट में MO100 आपको बताया गया होगा, जिसको कि हम लोग महत्तम समापवर्तक कहते हैं। महत्तम समापवर्तक कहते हैं। इसके बाद आपको तीसरे में आपको जाना होगा LCM। LCM जिसको आपको लॉ 100 करके आपको बेसिक क्लास में बताया गया होगा जब आप 5, 6, 7, 8 में पढ़ रहे होंगे, जिसे हम लोग कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। इसके बाद और आप लोगों को जब आप लघुत्तम और महत्तम बनाते हैं तो इनकी जांच करने के लिए आपको कुछ बताया जाता है। जांच करने के लिए कि लघुत्तम और महत्तम जो हम बनाए हैं, वास्तव में मेरा ये लघुत्तम का मान और महत्तम का मान सही है कि नहीं है, इसके लिए आपको बताया जाता है प्रथम संख्या, जिसे हम लोग ए नाम देंगे। उसके बाद इसी में आती है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या को हम लोग बी नाम देंगे, और यहां पे जब इसकी जांच करनी होती है तो हम लिखते हैं a गुना b बराबर HCF इंटू LCM। यानी कि इस तरह से अगर दो संख्याओं का, यहां पर दो संख्या, कोई भी दो संख्या जो होती है, जैसे पहली संख्या और दूसरी संख्या का जब हम HCF और LCM ज्ञात करते हैं, और इसको जांच करने के लिए ये सबसे अच्छा फॉर्मूला है कि क्या हमारा ये HCF और LCM सही बना है नहीं। तो इस तरह से हम इसको जांच करेंगे। अब अगर आपको इनमें से कोई तीन HCF, LCM या कोई एक संख्या दी हुई हो और कहे दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए, मान लीजिए आपको यहाँ पे प्रथम संख्या निकालना, ये चूंकि प्रथम संख्या को हम लोग माने हैं और दूसरी संख्या को बी माने हैं, अगर आपको कहे कि प्रथम संख्या ज्ञात कीजिए, HCF, LCM और दूसरी संख्या दिया हुआ हो और आपको प्रथम संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाए, तो आप प्रथम संख्या यानी ए बराबर लिखिएगा HCF गुना LCM बटा बी, यानी दूसरी संख्या। दूसरी संख्या, आप बी को दूसरी संख्या भी कह सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको कहे दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए यानी बी, तो आपको करना है HCF गुना LCM बटा ए, यानी प्रथम संख्या। यहाँ पे हम लिखे नहीं है क्योंकि आपको बता दिया गया है कि प्रथम संख्या को ए देना है और दूसरी संख्या को बी मान के चलना है। तो इस तरह से अगर आपको HCF LCM ज्ञात करनी हो, प्रथम संख्या द्वितीय संख्या दिया हुआ हो, उनमें से HCF LCM में से कोई एक अगर आपको दिया हुआ हो तो, और दूसरी ज्ञात करने के लिए, मान लीजिए आपको HCF ज्ञात करने के लिए कहे, तो आपको a गुना b यानी प्रथम संख्या गुना दूसरी संख्या बटा LCM लेना है। इसी तरह से अगर आपको LCM ज्ञात करने के लिए कहे तो a गुना b बटा HCF, इसका प्रयोग आप लोगों को करना है। इस तरह से आपको छोटी छोटी जानकारी देने का हम प्रयास करेंगे। ये तो आपको जानना है, जैसे सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड को जानना होगा, HCF LCM का थोड़ा बहुत, हालांकि हम इसको इंग्लिश में पूरा डिफिनेशन नहीं दे पाए हैं क्योंकि पहला है, और अधिक हम चाहेंगे कि आपको और अधिक से अधिक बताएं, तो पहले जितना होता है उतना पहले हम दिखाते हैं आपको। इतना जानने के बाद
आपको जाननी होगी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब सवाल आता है कि परिमेय अपरिमेय, ये इस चैप्टर में वास्तविक संख्या चैप्टर में परिमेय अपरिमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि अब तक जितनी भी बोर्ड एग्जाम्स हुए हैं उन एग्जामों में देखा गया कि परिमेय अपरिमेय संख्याओं से ज्यादातर प्रश्नों को उठाया जाता है। तो सबसे पहले हम एक साधारण सा परिचय आपको देते हैं परिमेय संख्या के बारे में कि ये होता है वे संख्याएं जो P बटा Q, यानी आप इसको लिख सकते हैं अंश बटा हर के रूप का हो, ऐसे संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। तो एग्जांपल के लिए भी आप लिख सकते हैं जैसे 3/4, 5/6, मगर यहाँ पे आप कहिएगा सर बट्टा तो है, भिन्न के रूप में है, मगर कुछ संख्या भिन्न में नहीं होती है। जैसे आप 5 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं, 7 इस तरह से आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे आप 1 लगा सकते हैं। हम इसको P बट्टा Q यानी कि भिन्न के रूप में ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए हम इसे परिमेय संख्या के रूप में जानते हैं। अब दूसरा है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अब देखिए अपरिमेय और अपरिमेय दोनों को शॉर्ट में जानिए कि अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जो रूट के रूप का हो, यानी कि रूट के रूप में जो होगा उसे हम अपरिमेय रूप से ऐसे सिंपली हम कह सकते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे √2, √3, √5, √7, इस तरह से रूट वाले संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। अब इसी में हम लोगों को जानना पड़ता है यूक्लिड विभाजन पढ़ने का, यूक्लिड। सबसे पहले हम यूक्लिड पर चलते हैं। यूक्लिड विभाजन पढ़ने का। अब यूक्लिड, ये चूंकि प्रथम चैप्टर है, हमको इसके बारे में कुछ जानना चाहिए। तो यूक्लिड विभाजन पढ़ने का जो होता है, आप सिंपली तौर से 5, 6, 7, 8 में जब आपको भाग बताया गया होगा और भाग को फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए बताया गया होगा, तो निश्चित रूप से आप इनके बारे में सुने होंगे कि ये लिखा जाता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। ये भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, यानी इसी को हम लोग शॉर्टकट में A = BQ + R के रूप में लिखते हैं। यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय को हम लोग A = BQ + R, और याद रखिएगा कि इस अध्याय का जो जनक है यूक्लिड है, और यूक्लिड के बारे में भी आपको एक विशेष अलग से यूक्लिड के बारे में, ये यूक्लिड जो एक महान गणितज्ञ हैं, इनके बारे में भी आपको एक स्पेशल वीडियो मिलेगा कि आखिर यूक्लिड कौन है, ये किस देश के हैं, या फिर यूक्लिड ने शिक्षा दीक्षा कहां से पाई, इनके गुरु कौन है, इसके माता पिता कौन है, इस पर भी डिस्कस होगी अलग से। क्योंकि जितने भी चैप्टर हैं उनके जो गणितज्ञ हैं जिन्होंने इनको इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, उन पर भी एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी अगर ये सब चीज समझने के बाद। तो उसके लिए कमेंट्स कीजिएगा, नहीं भी कीजिएगा तो भी आपको बताया जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय को इस अध्याय में हम लोग A = BQ + R के रूप में लिखेंगे। A = BQ + R के रूप में लिखेंगे। अब कहिए, अब यहाँ पे प्रश्न है कि A क्या है, B क्या है, Q क्या है और R क्या है। तो यहाँ पे निश्चित रूप से A बराबर हम जानेंगे भाज्य, इसके बाद B बराबर हम जानेंगे भाजक, इसके बाद Q बराबर हम जानेंगे भागफल, और R बराबर यहाँ पे शेष फल लिया जाएगा, शेष फल। तो इस तरह से, तो ये उसके बाद इसी में एक प्रश्न आता है अंतिम में शांत और अशांत, इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये शांत और अशांत क्या है, ये शांत और अशांत, यानी कि कौन सी संख्या, कौन सी भिन्न संख्या को हम शांत कहेंगे और कौन सी भिन्न संख्या को हम लोग अशांत कहेंगे। क्योंकि वर्ग 9 के प्रथम अध्याय में इस पर काफी अधिक जोर दिया गया। जो भी बच्चे 9th क्लास में पहले अध्याय को पढ़ेंगे उसको निश्चित रूप से शांत अशांत समझ में आ गया होगा। इसी शांत अशांत को जो वर्ग 9 में जो कहा गया है अवसानी और अनवसानी। अब यह सवाल आता है कि आखिर कैसे प्रश्नों को हम शांत माने, कैसे प्रश्नों को हम अशांत माने, कैसे भिन्न संख्या को हम शांत कहें, कैसे भिन्न संख्या को अशांत कहें। तो साधारण शब्दों में आपको जो बताया गया है पूर्व की कक्षाओं में 6, 7, 8, 9 में जो बताया गया, वहां पे शिक्षक, जितने भी शिक्षक हैं, ये आप लोग को बताए होंगे कि वे संख्या है जिसमें
जिसको कि पूर्ण रूप से दशमलव के बाद भी पूर्ण रूप से विभाजित किया जा सके। मगर यहाँ पे हम लोग उन सभी बातों को नहीं लेंगे। यहाँ पे एक सिंपल सी तरीका है शांत को जानने के लिए। अगर आपको शांत को जानना है, शांत के लिए साधारण सी बात है इसको जानने के लिए, ये P/2 पर n या P/m 5 पर m या दोनों, यानी P/2 पर n इंटू m 5 पर m के रूप का हो। अगर इस तरह का भिन्न आपके सामने आ जाए तो आप निश्चित रूप से इसे शांत कहेंगे। एग्जांपल से हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि शांत किसे कहेंगे। जैसे 13/31/25 ये आपके पहले अध्याय से ही प्रश्न है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, हम इसको देख के हम कैसे कहें ये शांत है या अशांत है। तो शांत अशांत को जानने के लिए सबसे पहले आपको एक बात पर ध्यान देना है, ये अंश और हर, ऊपर वाले को अंश कहेंगे, नीचे वाले को हर कहेंगे। हमको सबसे पहले इसमें ध्यान देना है कि क्या ये एक दूसरे से कटता है। मतलब आप लोग जो भिन्न को कटाते हैं, मतलब मानक रूप में व्यक्त करते हैं, सबसे पहले इसको मानक रूप में व्यक्त करना है। तो मानक रूप में व्यक्त ये नहीं होने वाला, चूंकि ऊपर अभाज्य संख्या है, नीचे भाज्य संख्या, ऐसी स्थिति में इसको नहीं किया जा सकता। ऐसे में आपको क्या करना है, अंश को जैसा का तैसा उतार देना है और 31/25 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना। पहले ही आपको अभाज्य गुणनखंड पर डिस्कस कर दिए। तो 31/25 इसके लिए आपको रफ लेना है, यहाँ पे 31 और 25 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सबसे छोटी से छोटी संख्या ट्रायल करते हैं 2 से, क्योंकि 2 से भाग नहीं लेगा। 2 से भाग इसलिए नहीं लेगा जिसका अंतिम संख्या 0 हो और सम संख्या वही सिर्फ 2 से भाग लग सकता है, अन्यथा नहीं लग सकता है। तो 3 से तो नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं, 5 से हम ट्राई करते हैं। यहाँ देखिए 5 6 30 बचा 1 पर 2 12, उसके बाद 5 दूना 10, फिर 2 5 25। इस तरह से फिर 5 से देंगे, 5 1 5, फिर 1 बचेगा, 5 दूना 10 5 25। फिर इस तरह से 5 से लेंगे 25 बार में, फिर 5 से लेंगे 5 बार में, यानी कि इसका अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, अर्थात या आप 5 पर पावर 5 लिख सकते हैं इसको, यानी कि यहाँ पे 5 पर पावर 5 आता है। अब यहाँ पे हम शांत पर क्या लिखे थे, ये P/2 पर n, P/2 पर n या P/5 पर m, या दोनों, ये अलग अलग भी हो सकता है या दोनों एक साथ भी हो सकता है। ऐसे स्थिति में हम इनको शांत कहेंगे, शांत दशमलव कहेंगे, या नहीं तो अशांत कहेंगे। तो ऐसे स्थिति में ये वाला नियम हमारा फॉलो कर रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे शांत दशमलव। इसी तरह से और एक एग्जांपल आपको देते हैं हम अशांत के लिए। मान लीजिए 2/15। अब इसको जानेंगे कि ये शांत है क्या अशांत है। तो सिंपल सी बात है, ये दोनों काटा नहीं जा सकता है, तो 2/15 को आप सिंपल तरीके से 3 × 5, तो यहां पे देखिए 5 तो आ रहा है मगर 3 तो नहीं आ रहा है। ये हमारा जो सूत्र लिखे हैं इनमें तो 3 का कहीं व्याख्या नहीं हुआ, इसलिए हम इसको अशांत कहेंगे, अशांत। अब इसी में शांत अशांत पर हम लोग चर्चा कर लिए। इसी में शांत दशमलव शांत जो परिमेय संख्या शांत के रूप में होती है उसे दशमलव रूप में निरूपित किया जा सकता है। तो इस तरह से आपको एक छोटी छोटी जानकारी आपके सामने हम रखने का प्रयास किए हैं। इसके बाद हम चैप्टर का शुरुआत करेंगे, क्योंकि बेसिक सब चीज था, जो छोटा छोटा चीज जो बच्चों को जाननी चाहिए उनके बारे में हम यहाँ पर दिखाने का प्रयास किए हैं। और अगर आपको किसी चीज में त्रुटि हो तो कमेंट जरूर करें, इसको हम सुधारने का निश्चित रूप से प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा एक लक्ष्य है हर बच्चे को जो मैट्रिक में आके काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है वे सभी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। और आप निश्चित रूप से इन सभी वीडियो को देखकर अपने शिक्षा के स्तर को बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक को प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम इसका चैप्टर का शुरुआत करेंगे। फिलहाल के लिए 2 मिनट का हम ब्रेक लेंगे।